नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजर क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्जाम है वो होने वाले हैं, उन्हीं को देखते हुए हमने एक टारगेट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जीके एंड जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो साथियों, आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट 5 है। प्रैक्टिस सेट 4 तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन्हें भी देख लीजिएगा। साथियों, मैं यकीन दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इस जो टारगेट सीरीज है इसमें आप हम क्वेश्चनों का जो लेवल है वो कैसा लेके चल रहे हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन है यानी उनकी जो व्याख्या है वो किस तरह से कर रहे हैं। और साथियों, आप सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे और उनका आंसर कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। और साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथियों, वीडियो को आप एक बार अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ, वास्तव में क्वालिटी अच्छी है। चलिए क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है कि बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया। अब साथियों, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। पूछा है कि बाबर ने जो आक्रमण किया था भारत में पहली बार आक्रमण किया, तो चलिए देख लेते हैं। साथियों, बाबर बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वो 1483 में हुआ था, फरगना में। और बाबर ने जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था वो कब किया था? वो पंजाब के जो क्षेत्र हैं, पंजाब के क्षेत्रों के आसपास किया था, जैसे बाज और बहरा क्षेत्र के आसपास। किसके विरुद्ध किया था? ये यूसुफ जाइयों के विरुद्ध आक्रमण किया था। कब किया था यही क्वेश्चन में पूछा गया। ये 1519 में बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। तो इसका आंसर तो हो जाएगा, इसका आंसर बी। आपको 1526 में नहीं, 1526 में आक्रमण पानीपत का जो युद्ध हुआ है तब किया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा पहली बार, तो पहली बार 1519 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। किनके विरुद्ध? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। अब देख लेते हैं बाबर के जो भारत में आक्रमण हुए थे कब हुए थे। तो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। ये इसकी ट्रिक है। तो पानी से क्या हो जाएगा? पानीपत। कब हुआ था? ये 1526 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर, बाबर के बारे में तो जान ही रहे हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? ये लोदी वंश का शासक था। और खाना, खाना से क्या हो जाएगा? खानवा। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। किन किन के बीच हुआ था? तो ये बाबर तो था ही था, और ये हुआ था राणा सांगा। और साथियों, इसी में पूछा जाता है कि बाबर ने इसी युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी किसके युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद। चलो, अब चलो से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, तो ये कब हुआ था? 1528 में। तो 1528 में ये किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय। और नेक्स्ट है घर, घर से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 में। ये किसके? बाबर और महमूद लोदी के बीच। महमूद लोदी के बीच। तो ये बाबर के महत्वपूर्ण युद्ध थे। और बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1530 में हो गई थी। और बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी जो आत्मकथा है तुजुक ए
वावड़ी। ये किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। और साथियों बाबर के जो तोपची थे उनका नाम क्या था? तो जो बाबर के तोपची थे उनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। जो तोपची थे उनका नाम क्या था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये उनके तोपची थे। तो साथियों तो इसका सही आंसर है 1519, जो पंजाब के क्षेत्रों के आसपास बाबर ने यूसुफजाइयों के विरुद्ध आक्रमण किया था। तो पहली बार आक्रमण 1519 में। तो ये साथियों बाबर से इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो साथियों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है चंगाई लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चंगाई लोक नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो पहले इनके देख लेते हैं। तो नागालैंड, नागालैंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक है रंगमा और चंगाई। तो चंगाई पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंगाई। अरुणाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बुइया, वांचो, बुइया, बांचो, चालो, कोनकी, कोनुकुई और ओनु और पोपीर। ये पोपीर पूछा गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं बुइया, पोपीर, कोनुकी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। त्रिपुरा का एक जो लोक नृत्य है वो पूछा जाता है, वो कौन सा है? होजागिरी। ये पूछा गया है होजागिरी। ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है त्रिपुरा का। और मिजोरम का कौन कौन से हैं? मिजोरम के हैं चेराव नृत्य, चेराव नृत्य और खुल्लम नृत्य। ये इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, चेराव और खुल्लम। चेराव बार बार पूछा जाता है, तो ये मिजोरम का है। क्वेश्चन पूछा है चंगाई लोक नृत्य, चंगाई है नागालैंड का। इसका सही आंसर ऑप्शन डी चंगाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो देख लेते हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू यह 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, तो इसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ये 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक। और नलिनी सेन गुप्ता यह 1930 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी महिला अध्यक्ष थी। तो क्वेश्चन पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, केवल महिला यानी भारतीय नहीं पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएंगे सरोजिनी नायडू, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? ऑप्शन ए है 25 और 26, अनुच्छेद 14 या 15, या 19 और 20 और 29 और 30। तो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार का वर्णन है वो है अनुच्छेद 29 और 30 में। तो यह साथियों इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय जो मौलिक अधिकार हैं वो किस में है? मौलिक अधिकार वे भाग 3 में है। कितने हैं मौलिक अधिकार? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? पहले 7 मौलिक अधिकार थे। तो 7 में से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो हटा दिया गया है? तो एक मौलिक अधिकार जो है जो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार।
अब यह मौलिक अधिकार ना होके ये कानूनी अधिकार बन गया है। कानूनी अधिकार ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो यह 44वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इसको मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 2930। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो अक्टूबर 2025 में जो जापान की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है वो साने ताकाइची। तो साने ताकाइची इसका आंसर जो बी है वो सही हो जाएगा। और साथियों एक जापान में जो पहला 3D स्टेशन जो बना है उसका नाम क्या है? तो जापान में पहला 3D स्टेशन, उसका नाम है होत्सुशिमा स्टेशन। होत्सुशिमा स्टेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, साने ताकाइची। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस दिए जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट या कोशिका भित्ति। तो साथियों जो जाइलम है यह पौधों में जल का परिवहन करता है। जल मतलब जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम यह है फल, मान सकते हैं फल मतलब होता है भोजन। तो ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि पौधों में जो भोजन का परिवहन है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। तो सॉरी, भोजन का परिवहन। और कोशिका भित्ति जो पादप होते हैं उनमें पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट जो है कलर प्रदान करने के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है 47 यानी 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 जो 26 और 28 अक्टूबर 26 से 28 अक्टूबर तक हुआ था, यह कहाँ आयोजित किया गया था? पूछ रहा है कि जो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साथियों जो आसियान शिखर सम्मेलन है तो आसियान, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1967 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? जकार्ता है इंडोनेशिया में। इसके जो 10 मेंबर हैं, मेंबर कंट्री हैं। और 11वां जो औपचारिक रूप से जो मेंबर बना है वो कौन बना है? वो तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते। ये जो 47वां शिखर सम्मेलन हुआ है उसी में इसको औपचारिक रूप से 11वां सदस्य बनाया गया है, तिमोर लेस्ते को। और यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में। मलेशिया के कुआलालंपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुआलालंपुर। तो इस आसियान की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1967 में। हेडक्वार्टर जकार्ता। और इसका जो 47वां शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है कुआलालंपुर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो होता है बोन मैरो, यानी अस्थिमज्जा। और आरबीसी का जो समय होता है यानी जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 110 से 120 डे, लगभग 120 डेज मान सकते हैं। और साथ ही इसकी जो मृत्यु होती है यानी ये जो जहाँ पे ये ख़त्म होती हैं यानी मृत्यु जो होती है इनकी वो कहाँ होती है? प्लीहा में।
यानी स्प्लीन। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान। तो पूछा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो हो जाएगा वो ऑप्शन बी अस्थि मज्जा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में प्रकाशित रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों ये पुस्तक है रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, वो हैं जनरल अनिल चौहान। तो है जनरल अनिल चौहान की पुस्तक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनरल अनिल चौहान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिए हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक। तो साथियों जो गुरु नानक देव हैं इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह यह गुरु जो सिख धर्म है उसके 10वें गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। और साथ ही गुरु अर्जुन देव यह सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको संकलित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था। तो साथियों ये ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें आप सही आंसर बताना है। तो साथियों देख लेते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य यानी CGM, शॉर्ट में लिख दिया साथियों। अब चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी, तो चंद्रगुप्त की जो सहायता की थी वो किसने की थी, चाणक्य। अब आपको लग रहा है वो चाणक्य तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन चाणक्य का एक अन्य नाम भी है। क्या नाम है, विष्णुगुप्त। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम बताइए, तो क्या नाम है, विष्णुगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। अब साथियों चंद्रगुप्त के बारे में समझ लेते हैं। और हाँ यहाँ से ये भी है, चंद्रगुप्त की जो सहायता है वो चाणक्य ने क्यों की थी, क्योंकि जो घनानंद है ना, जो नंदवंश का शासक था घनानंद, उसने चाणक्य को बेइज्जत किया था भरी सभा में। उसी का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। अब चंद्रगुप्त ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो वो नंदवंश शासक कौन था, घनानंद। इसको हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब साथियों चंद्रगुप्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। तो साथियों जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी CGM और सेल्यूकस निकेटर इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उस युद्ध का जो वर्णन है वो किसने किया था, युद्ध का जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया था, युद्ध का वर्णन वो किया था एपियानस। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, उसका वर्णन एपियानस ने किया था। और साथियों और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोर्स किसने कहा है या एंड्रोकोर्स किसने कहा है। तो चंद्रगुप्त CGM, तो एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स। साथियों ये डीप क्वेश्चन है, एंड्रोकोर्स
और सेंड्रोकोर्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स और एंड्रोकोर्स, एंड्रोकोर्स किसने कहा था? ये किया था कहा था एरियन एंड प्लूटार्क। और सेंड्रोकोर्स किसने कहा था? वो कहा था स्ट्रेटो एंड जस्टिन ने। तो ये कहा है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स कहा है स्ट्रेटो और जस्टिन ने, और एंड्रोकोर्स कहा है एरियन और प्लूटार्क ने, ठीक है। और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य को, यहां से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन और वृषल, कुलहीन और वृषल किसने कहा है? तो ये कहा है विशाखदत्त ने। कुलहीन और वृषल कहा है विशाखदत्त ने, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और साथियों मैगस्थनीज की पुस्तक कौन है? इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। कैसे हुई थी? उपवास रखने के कारण हुई थी, जिसे संलेखना कहा जाता है। तो ये इतने चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? बिंदुसार। हाँ, एक चीज यहाँ पे बता देते हैं कि बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूजन होता है। तो साथियों, तो आप ट्रिक याद रख लीजिए, चंद्रबिंदु। तो चंद्र मिस चंद्रगुप्त और बिंदु मिस बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था। बिंबिसार कौन था? बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक, ठीक। तो चंद्र बिंदु से हम याद रख लेंगे चंद्र बिंदु, चंद्र मिस चंद्रगुप्त और बिंदु मिस बिंदुसार। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। साथियों, प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत प्रदान किया गया है? तो साथियों देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जयंत विष्णु नार्लिकर। तो इसका सही आंसर है जयंत विष्णु नार्लिकर। के थंगराज, साथियों के थंगराज को जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में मिला है? वो मिला है जैविक विज्ञान के। और ज्ञानंद प्रताप को किस क्षेत्र में मिला है? तो ज्ञानंद प्रताप को मिला है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। और एस वेंकट मोहन को मिला है पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में। और जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो मरणोपरांत दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार वो जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है साथियों, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? यानी जो महंगाई है उसको नियंत्रित करना है तो आरबीआई क्या उपाय अपनाएगा? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज दरों में वृद्धि। अब जैसे आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि कर देगी तो जो मार्केट में जो पैसे की तरलता है, यानी जो मुद्रा की तरलता वो कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी तो लोगों के पास जो है पैसा बहुत कम रह जाएगा, तो इसकी वजह से मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्याज दरों में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है मृत सागर यानी डेड सी किन दो देशों के बीच है? तो साथियों आपको इस चित्र से पता लग रहा होगा, जो ये डेड सी है ये किन दो देशों के बीच है? ये है
इजराइल और जॉर्डन के बीच। ये डेड सी जो है ये इजराइल और जॉर्डन के बीच है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्डन और इजराइल के बीच। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो किस देश की राजनीतिक नेता हैं। तो साथियों जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में दिया गया है वो किन्हें दिया गया है, तो वो दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। और मारिया कोरिना मचाडो ये किस देश की है, तो ये है साथियों वेनेजुएला की। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेनेजुएला। साथियों ये 2025 के जो नोबेल पुरस्कार है उन्हें हम धीरे धीरे देख लेंगे। साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और साथियों मैं यकीन दिलाता हूं कि आप इस सीरीज़ के माध्यम से आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। वीडियो को आप अच्छे से 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और इनकी जो एक्सप्लेनेशन रहती है उनको आप अपने नोट्स में इंक्लूड करते रहिए। जो आपके नोट्स बनाए हों, नहीं बनाए हैं तो इन वीडियो के माध्यम से भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आपके पास शॉर्ट नोट्स होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।